नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतगणना होनी है और छत्तीसगढ़ की बरवाई सीट पर भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक बरवाई सीट जहां उपचुनाव हुआ वहां काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के जीत के अपने अपने दावे हैं और इन्हीं दावों और वादों के बीच कल जनता ने जो फैसला चुना है वो निकलकर सामने आएगा। IBC 24 पर आप सुबह 6 बजे से महा कवरेज देख सकते हैं। IBC 24 पर देखिए आप सबसे पहले, सबसे तेज और सटीक नतीजे। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ और इन 28 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया। आपको बता दें कि मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है और जिन सेंटर्स पर यह लग रहा है कि वहां सुरक्षा की ज्यादा व्यवस्था करनी है या वहां कुछ हो सकता है या पुलिस को कोई आशंका है कि वहां कोई अवैध गतिविधि हो सकती है, ऐसे में वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CCTV लगवाए गए हैं। साथ ही साथ पार्टियों के प्रत्याशियों को, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके जितने भी लोग अंदर आएंगे उनकी पहले से फोटो, परिचय पत्र, पहचान, ये तमाम तरह की गतिविधि पूरी कर ली गई है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू होगा। तो जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियरपुर, डबरा, भांडेर, करेरा, पोहरी, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुर्खी, बड़ा मलेरा, अनूपपुर, सांची, ब्यावरा, हाटपिपलिया, मानधाता, नेपानगर, बदनावर, सांवेर, सुवासरा, आगर, ग्वालियर चंबल की 16 सीटें, बुंदेलखंड की 2, भोपाल मध्य की 2, मालवा निमाड़ की 7 सीटें और इन्हीं पर उपचुनाव का परिणाम आना है और महाकौशल की 1 सीट। जी हां, इन सीटों पर उपचुनाव का परिणाम, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो इस उपचुनाव में पार्टियों के अलग अलग दावे और वादे, 200 से ज्यादा सभाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, तो लगभग 100 से ज्यादा सभाएं पूर्व सीएम कमलनाथ ने की है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप प्रत्येक विधानसभा के साथ, प्रत्येक विधानसभा का अपना एक वचन पत्र लेकर आए, उधर संकल्प पत्र आया। दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग तेज हुई। कहीं भूखा नंगा की बात हुई तो कहीं चुन्नू मुन्नू की बात सामने आई तो कहीं आइटम का मामला सामने आया। इस तरह की बयानबाजी भी चलती रही। लेकिन जनता ने क्या फैसला दिया है, जनता के मन में क्या था, ये आपको कल सुबह 8 बजे से सटीक नतीजे IBC 24 पर देखने को मिलेंगे। और हमारे साथ 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भोपाल से सुधीर, सागर से विजेंद्र पांडे, इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया और ग्वालियर से हमारे साथ होंगे नासिर गौरी। सबसे पहले सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल इलाके में, नासिर गौरी के पास चलते हैं। नासिर, कल काउंटिंग होनी है, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि हमने मतगणना के दिन भी देखा था, गोली चल गई, धाएं, इस तरह की आवाजें आई थी। देखिए विजय, इस बार खास बात यह है कि काउंटिंग भले ही जो स्ट्रॉन्ग के बनाया गया है, EVM निकाली जाएंगी वो उस परिसर में होगी, लेकिन इस बार जो विधानसभा है वहां पर एडिशनल फोर्सेस की तैयारी की गई है। ऐसे चिन्हित किए गए पॉइंट कि जब काउंटिंग चल रही होगी तो कहीं ना कहीं उस समय जो अलग अलग पार्टी के जो नेता रहेंगे, उनके समर्थक रहेंगे, कहीं वो अपने क्षेत्रों में हंगामा न कर दे। ऐसे ही ग्वालियर जिले में लगभग 12 पॉइंट ऐसे निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर हंगामा उपद्रव की पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद 12 पॉइंट डिसाइडेड किए गए। ऐसे ग्वालियर चंबल संभाग में भी अलग अलग विधानसभाओं में ऐसे पॉइंट डिसाइडेड किए गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं बेहद खास हैं। उधर मतगणना के साथ साथ उस विधानसभाओं में एडिशनल फोर्सेस की तैयारी की गई है कि उपद्रव काउंटिंग के दौरान ये लोग जो उनके समर्थक हैं किसी भी तरह का अति उत्साह में कोई उपद्रव या जश्न के माहौल में किसी भी तरह का कोई घटना को अंजाम ना दे दें। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 जो सीटें हैं बेहद खास है। यही से तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी हो, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही थी कि
कांग्रेस का जो राजनीतिक भविष्य है, कई नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, वो सब ग्वालियर चंबल संभाग से टिका हुआ है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ चले गए थे, उसके बाद कहा जा रहा था ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है बल्कि इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य भी है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनके 22 समर्थकों का ग्वालियर चंबल संभाग की ये सीटें जिसपे खासकर प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, इमरती देवी महिला बाल विकास मंत्री है, ओपीएस भदौरिया मंत्री हैं, गिरिराज सिंह दंडोतिया मंत्री हैं, सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना, तो इन लोगों के राजनीतिक भविष्य है वो तय है होंगे। इन सीटों पर कल के नतीजे तय करेंगे। लेकिन जिस तरह की जो चाक चौबंद जो व्यवस्था पुलिस और प्रशासन को करना चाहिए थी वो सारी व्यवस्थाएं माकूल कर ली है और अभी रेसल भी की गई है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। जो स्ट्रॉन्ग रूम से कैसे ईवीएम निकाली जाएंगी, कैसे जो सेक्टर वाइज जो बनाई गई है वहाँ पर मतगणना होगी तो वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, कितने राउंड में होगी, ये खास बात है कि जो 2018 में जो विधानसभा में जो काउंटिंग के दौर थे इस बार कई ज़्यादा हो गए। ग्वालियर जिले की बात करें तो यहाँ पर इस बार 24 राउंड में, माफ़ कीजिएगा 84 राउंड में गिनती होगी, यानी कि पिछली बार 2018 में जो हुआ था उससे 24 राउंड बढ़ गए। यानी कि जो नतीजे आएंगे वो नतीजे देर रात तक आएंगे। ये एक बड़ी बात है कि मतलब इस बार राउंड बढ़ने से जो नतीजे हैं, जो साफ है स्थिति, वो कहीं ना कहीं देर होगी उनमें। चलिए अब चलते हैं जरा सागर, क्योंकि विजेंद्र हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, पहले आपने सुर्खी पहुंचकर बात की जनता के मूड की, अब आप सागर में हैं, यहां किसमें कितना दम है? क्योंकि बोर्ड तो पहले से ही लग गए हैं, उपचुनाव में से पहले से ही बोर्ड लग गए हैं बधाइयों के। जी विजय, 20 मार्च 2020 वो तारीख जब विधायकों के दल बदल के बाद कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस तारीख के बाद से अब तक लगातार दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, कमलनाथ या शिवराज, लगातार इलेक्शन मोड पर ही रहे और अब इंतजार की घड़ी आ गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल ही मतगणना हो जाएगी और पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम था, कि जिसने कितना पसीना बहाया उसका सिला क्या मिलता है, किसको ताज मिलेगा, किसको वनवास मिलेगा। ये तमाम बातचीत है। लेकिन इस बीच बुंदेलखंड की बात हम करते हैं तो भले कहानी ग्वालियर से शुरू होकर ग्वालियर में खत्म होने वाली हो, लेकिन बुंदेलखंड अहम किरदार निभा रहा है। बुंदेलखंड में सागर की सुर्खी और छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट, इन दोनों ही सीटों पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला हमने देखा है और कहीं कहीं प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो जैसा कहीं आपने खुद ही जिक्र किया तो कहीं उत्साह अतिरेक भी नजर आ रहा है। ऐसा ही उत्साह अतिरेक सुर्खी में भी कार्यकर्ताओं के बीच है। बीजेपी समर्थकों का और गोविंद सिंह राजपूत समर्थकों का ये मानना है, ये विश्वास है या ये अति विश्वास है कि जीत उनकी ही होनी है और यही वजह है कि बधाई देते हुए गोविंद सिंह राजपूत को तमाम बैनर पोस्टर जो है वो लग गए हैं। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत की किस्मत जो है अभी भी ईवीएम में कैद है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है। क्योंकि कई बार क्या है, हम कई क्षेत्रों की बात करते हैं, हमने लगातार दौरे किए हैं, चुनावी चौपाले किए विजय, लगातार हमने दर्शकों को दिखाया है। कई जगह है जो वोटर है साइलेंट भी है, कई जगह खुलकर बात कह रहा है। जो साइलेंट वोटर रहा है इस उपचुनाव में और ख़ासतौर पर जो वोटिंग प्रतिशत उपचुनाव में, जो कि अमूमन आम चुनाव से घटा हुआ आता है, वो उपचुनाव के मद्देनजर एक बड़ा राउंड की बात की जाए तो कितने राउंड चलेंगे रिजल्ट आने के लिए इन दोनों सीटों के लिए, इस बारे में कोई जानकारी? तमाम तरह की चर्चाएं हम करते आए हैं, लेकिन कल ईवीएम का जी देखिए, जहां तक सुर्खी सीट की बात करें, सागर की या छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट की बात करें, तो यहां पर भी 21 से ज़्यादा राउंड होने हैं। लगातार इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना का काम किया जाना है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि ग्वालियर चंबल की तरह यहां पर वोटिंग के दौरान किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, लिहाजा मतगणना के दौरान भी हिंसा की आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के मद्देनज़र यहाँ पर भी खासी तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो डिप्लॉय किया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन थे उसी के मद्देनज़र यहाँ पर भी मतगणना होगी, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों की ईवीएम और वीवीपैट में दर्ज पर्चियों का, वोटों का मिलान होगा, एक क्रॉस चेक होगा और साथ ही साथ हर चरण की गणना के बाद
बाद पहले ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसके बाद ही अगले चरण की मतगणना शुरू की जाएगी। तो तमाम वो कवायदे हैं, निर्वाचन आयोग की वो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी, उन तमाम दिशा निर्देशों का और अतिरिक्त पुलिस बल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए तमाम इंतजाम जो है मतगणना के बुंदेलखंड की इन दोनों ही सीटों में की गए हैं। और यही हालात विंध्य की अनूपपुर सीट में भी है, जहां पर भी बिसाहू लाल सिंह की जो प्रतिष्ठा दांव पर है। पता चलेगा वहां पर भी क्या नतीजा सामने आता है। जी शुक्रिया विजेंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। जरा चलते हैं भोपाल की ओर, सुधीर के पास। सुधीर, भोपाल में सबसे पहले तो हम काउंटिंग की बात तो कर ही लेंगे, क्योंकि काउंटिंग के साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम और मायने ये रखती है कि दोनों ही पार्टियों के पार्टी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि काउंटिंग वहाँ होगी, वह पटाखे यहाँ फूटेंगे, उपद्रव की स्थिति यहाँ भी बन सकती है। सुरक्षा व्यवस्था और आपके जिस क्षेत्र से अभी आप फिलहाल खड़े हैं वहाँ 2 सीटें हैं भोपाल मध्य में, एक सांची और दूसरी ब्यावरा, वहाँ की स्थिति क्या है ज़रा ये भी बता दीजिएगा। देखिए बिल्कुल विजय, अगर बात किया तो निश्चित तौर पर सांची और ब्यावरा को लेकर अगर हम बात करें तो जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं मतगणना को लेकर वो लगभग पूरी की गई हैं। जैसा कि नासिर बता रहे थे, इस बार कोविड-19 महामारी के चलते मतगणना को लेकर अलग से व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के कुछ खास निर्देश थे, लिहाजा जो राउंड थे वो यहाँ पर भी बढ़े हैं। लगभग 24 राउंड जो है दोनों विधानसभा सीटों पर अतिरिक्त रहेंगे, लिहाजा नतीजे आने में देर शाम या दोपहर तक का इंतजार कम से कम जरूर करना पड़ेगा। रुझान भी अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर आगे आएंगे। एक और व्यवस्था इस बार चुनाव आयोग ने की है कि जो डाक मतपत्र पत्र थे उनकी गिनती पूरी हो जाने के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती थी, पर लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ईवीएम मतगणना अगर डाक पत्रों की होती है तो निर्धारित समय पर ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू की जाएगी। लगभग इस तरीके की व्यवस्था की गई है। चूंकि उपद्रव यहाँ नहीं हुआ था, पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर भी की गई है। और प्रदर्शन या जुलूस पर चूंकि गाइडलाइन कोरोना महामारी के मद्देनजर वैसे ही रोक लगी हुई है, लिहाजा इस तरीके के प्रदर्शन या जुलूस पर भी प्रशासन की जो है वो खास निगाह रहने वाली है। पर राजधानी भोपाल की हम बात करें, जिन अंचलों से हम लोग रिपोर्ट जहां से दे रहे हैं मतगणना को लेकर कल जो भी रुझान आएगा, सभी नेताओं को फाइनली जो सरकार बनानी है वो राजधानी भोपाल में आकर ही उनको मुलाकात होनी है। और ऐसे में जो राजनीतिक दलों के केंद्र बिंदु है वो इस समय राजधानी भोपाल बना हुआ है। ग्वालियर, चंबल अंचल, इंदौर की बात की है या फिर अलग अलग जो वॉर रूम बनाए गए थे, अब सबको सेंट्रलाइज जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो राजधानी भोपाल से की जाएगी। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय हैं ये मुख्य केंद्र रहने वाले हैं। कल मतगणना के दौरान बड़े नेता जो है प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात करें, बीजेपी के चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों की बात करें, ये सब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रहकर मतगणना की जानकारी लेंगे और किसी भी तरह की अपरिस्थिति होने पर क्या कुछ निर्णय लेना संगठन के तौर पर वो निर्णय भी लिया जाएगा। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रहेंगे, उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से। और एक एक सीट पर एक एक मतगणना का जो राउंड है उस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। मैं इस समय बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और सुरक्षा को लेकर जो आप तस्वीरें जानना चाहते थे भैया, अपने दर्शकों को दिखाऊंगी किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रदेश कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। किसी तरह का हंगामा ना हो, जोश में आकर कार्यकर्ता होश ना खोने पाए, एक दूसरे के कार्यकर्ता किसी तरह का कोई विरोध या अवरोध ना करने पाए, उसको लेकर खास इंतजाम किए गए। और बैरिकेडिंग ना केवल बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर बल्कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भी लगभग इसी तरीके की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को ना होने पाए। लिहाजा कहना होगा कि कल मतगणना का दिन काफी अहम है और मध्य प्रदेश के लिए ये उपचुनाव भले ही हो पर लेकिन किसी आम चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि सरकार का भविष्य क्या रहने वाला है, कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी या बीजेपी सरकार में बनी रहेगी, कल ये परिणाम तय करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान और शिवज्योति जो एक्सप्रेस थी क्या लगातार वो पटरी पर जारी रहेगी या फिर कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश के अंदर वापसी करने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के अलावा राजनीतिक दलों ने भी अपने स्तर पर मतगणना को लेकर तैयारियां की हैं। विजय जी, जरा इंदौर का भी रुख करते हैं, क्योंकि इंदौर में भी क्या हालात है, इंतज़ाम क्या क्या है, निमाड़ की वहाँ क्या स्थिति है, इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि हेमराज सिसोदिया। रवि, इंदौर की तस्वीर क्या दिख रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आज ही जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्व अधिकारी हैं उनके साथ में आज पूरी तरीके से जो नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग होने वाली है वहां पर दौरा कर लिया गया है। सुनिश्चित कर लिया गया है कि कब और कितने समय पर जो ईवीएम मशीन्स हैं वो काउंटिंग राउंड पर जो टेबल पर लाना है। सुबह 8 बजे का समय जो है वो 2050 जो पोस्टल बैलेट है उनके लिए निर्धारित किया गया है। पहले उनकी काउंटिंग शुरू होगी और 8:30 बजे ईवीएम जो है टेबल्स पर आ जाएंगी और फिर सामेर को लेकर जो है काउंटिंग वो शुरू हो जाएगी। तकरीबन 28 राउंड यहाँ पर होना है जिसमें काउंटिंग होगी और
7 से 8 घंटे में तय हो जाएगा कि सांवेर की सीट किसकी झोली में जाने वाली है। सुरक्षा के मापदंड की अगर बात की जाए, तकरीबन 1500 से ज़्यादा का पुलिस बल अधिकारियों का फोर्स लगाया गया है और साथ ही गोवा से जो रिजर्व बल एसएफ का बल जो बुलाया गया है वो बाहरी और तैनात रहेगा और अंदर सिर्फ जनप्रतिनिधियों द्वारा जो अपने बताए गए चिन्हित किए गए जो प्रत्याशियों के जनप्रतिनिधि हैं वो काउंटिंग टेबल पर बैठे रहेंगे। मीडिया को लेकर एक अलग सेंटर जगह निर्धारित कर दी गई है जिसके आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो सुरक्षा के मद्देनजर तकरीबन 1500 से ज़्यादा का बल लगेगा। 28 राउंड में तकरीबन 7 से 8 घंटे में जो सांवेर की सीट है उसका रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो लगभग सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानक दृष्टिकोण से उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुबह 7 बजे जो है स्ट्रांग रूम है उसे खोला जाएगा। जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 बजे ईवीएम की जो है वो गिनती स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो ग्वालियर और चंबल अंचल की 16 सीटें, साथ ही साथ मालवा निमाड़ की सीटें, मध्य की सीटें, इन पर हमने बात की है। एक बार फिर से नासिर आपके पास लौटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 84 राउंड आप बता रहे हैं, 80 से ज़्यादा राउंड होंगे, तो इन राउंड्स में क्या एक साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा या हर एक राउंड के बाद सर्टिफिकेट देते हुए चलेंगे, क्योंकि दावा आपत्ति इसी समय होनी होगी? देखिए, हर एक राउंड के बाद, यानी कि ये मैंने जो 84 राउंड बताए हैं वो 3 विधानसभा के हैं। ग्वालियर विधानसभा के अलग है, ग्वालियर पूर्व के अलग है, डबरा विधानसभा के, ये टोटल मिलाकर 84 राउंड है। तो हर एक राउंड के बाद दोनों पार्टियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आपत्ति ली जाएगी, अगर किसी को आपत्ति है तो दोबारा से हो जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरह के वीवीपैट से काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह की अभी भी कुछ जो उनके एजेंट हैं, यानी कि पोलिंग पार्टीज़ के जो एजेंट हैं, जो पार्टियों के, उन लोगों को बुलाया गया है। बाकायदा उनको एक डेमो भी दिया जा रहा है कि आपको आज सुबह इतने बजे आना है और उसके बाद ईवीएम रहेगी, किस तरह को आपको वो करना, पूरा एक उनको प्रिकॉशन मतलब समझाया भी जा रहा है कि कोई उस समय हंगामा जैसी क्रिएट स्थिति ना करे। और साफ हिदायत दी गई है किसी भी व्यक्ति का कोई भी मोबाइल नहीं जाएगा, चाहे पुलिस का अफसर हो, कोई भी हो, लेकिन जहाँ पर काउंटिंग चलेगी वहाँ पर उसके अलावा जो ARO है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं होगा। वो भी मोबाइल का तब उपयोग कर सकेगा जब कोई बड़ी बात हो या कोई बड़ी बात पर लेकर कोई आपत्ति होगी, किसी की आपत्ति होगी, तब जाकर वो किसी बात को लेकर अपने अधिकारियों को संदेश दे सकेगा। उसके अलावा कोई मोबाइल की भी मनाही की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जितनी सावधानियां बरतना चाहिए चुनाव आयोग के निर्देश के बाद वो सारे इंतजाम पुलिस और प्रशासन ने कर लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह जब वोटिंग के दौरान जो हंगामे की जो स्थिति मुरैना से आई, भिंड से आई, मेहगांव से आई, बहुत से आई, ग्वालियर के कुछ इलाकों में विवाद की स्थिति बनी, तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन को सबसे ज़्यादा टेंशन अभी भी इसी बात की है कि मतगणना के दौरान कहीं ना कहीं मतगणना स्थल पर तो पुलिस फोर्सेस तैनात रहेगा, लेकिन विधानसभाओं में पुलिस फोर्सेस की नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे स्पॉट उन्होंने चिन्हित किए हैं कि जहां पर हंगामा हो सकता है। ग्वालियर जिले की बात करें तो ग्वालियर में रेशम मिल का इलाका, कांच मिल का इलाका, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में कुम्हरपुरा का इलाका, मुरार का इलाका, थाटीपुर का इलाका, ऐसे डबरा में डबरा और डबरा की बुजुर्ग रोड, ऐसे टोटल ग्वालियर जिले में 12 पॉइंट्स ऐसे सेंसिटिव तय किए गए हैं जहां पर कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस और प्रशासन को अंदेशा है कि यहाँ पर हंगामे की स्थिति बन सकती है। ऐसी मुरैना में, ऐसी ही भिंड में स्थिति बन सकती है। तो इन जगहों को सेंसिटिव जोन में रखा हुआ है। वहाँ पर मतगणना के स्थल के बाहर उन विधानसभाओं में फोर्सेस की तैनाती की गई है कि किसी भी तरह की कोई भी स्थिति निर्मित हो तो उससे पहले उसको कंट्रोल किया जा सके। बाकायदा वहाँ पर वज्र वाहन भी तैनात किए जाएंगे। जो मैंने पॉइंट्स बताए, 12 जैसे पॉइंट बताए, वहाँ पर वज्र वाहन भी और एडिशनल फोर्सेस भी रहेगा। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन के सामने ग्वालियर चंबल संभाग में मतगणना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है और उसको शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर पुलिस और प्रशासन लगा रहा है। जी, एक बार मैं फिर से चलता हूँ सुधीर के पास। सुधीर, 2003 के बाद ये ऐसी स्थिति होगी, ये इस तरह की स्थिति होगी क्योंकि 2003 के बाद इन 16 सालों में लगभग 31 उपचुनाव हुए हैं। ये पहला मौका है जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें पर्चियों से भी बिलान करना होगा। 5-5 वीवीपैट मशीन, जो मशीन्स हैं, उन मशीन की एक साथ काउंटिंग शुरू होगी। आपको वहीं दावा और आपत्ति भी रखनी है, वहीं सर्टिफिकेट भी देना है और साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन करना है। तो और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में फायरिंग हो चुकी है उन इलाकों के प्रत्याशी के प्रतिनिधि अगर वहाँ पहुँचेंगे तो बाहर हंगामा ना हो, उनसे भी निपटना एक बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा इवेंट है कल।
सुधीर, इसके कई अंचल से खासकर ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो वहां पर कई इलाकों से जो है हिंसा की खबरें निकल कर आई थी। लिहाजा एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है चुनाव आयोग के निर्देश के बाद में प्रशासन के द्वारा यहां पर की गई है और मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा जो बाहर से फोर्स चुनाव में ड्यूटी के दौरान लगाया गया था उनकी तैनाती भी की गई है। अगर बात करें जैसा कि नासिर बता रहे कि ग्वालियर के अंदर केवल 12 पॉइंट जो है उनको चिन्हित किया गया है। लगभग मुरैना के अंदर भी ये स्थिति बनी है। मेहगांव की अगर बात करें या फिर गोद की बात करें जहाँ पर ये अंदेशा प्रशासन को लगता है कि हंगामे की स्थिति बन सकती है, वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती अभी से की जा चुकी है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। 5-5 जो ईवीएम है उनके गणना की जाएगी। ये कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर मतगणना को लेकर चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए गए थे। लिहाजा चुनाव की मतगणना जो है सुरक्षित तरीके से हो और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किया जाए, इसलिए कुछ राउंड जो है वो हर जगह बढ़ाए गए थे जिससे कि लोगों को कम से कम संक्रमण का खतरा कम से कम हो। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही कुछ चुनिंदा लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी, जिनमें जो मतगणना के लिए जो एजेंट बनाए गए थे उनको न केवल मॉक जो एक काउंटिंग का जो था वो तैयारी उनको बताई गई है, बल्कि बताया गया है कि सुबह किस समय से लेकर ईवीएम खुली जाएगी। डाक मतगणना की गिनती जो है वो 8 बजे से शुरू होगी, 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू की जाएगी। तो ये तमाम एक प्रोसेस थी, जो एक्सरसाइज थी, उसको लगभग पूरा कर लिया गया है। अपने आप में ऐतिहासिक ये चुनाव है विजय। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ पहली बार या देश के इतिहास में शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव संपन्न हुए थे। लिहाजा इनकी मतगणना को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पूरा कराना एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग और प्रशासन के सामने तो है ही, पर लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर जो माना जा रहा था कि जिस समय लोगों को कोरोना का एक भय था, वहां पर जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई उसके बाद में समय थोड़ा सा लग सकता है इस पूरे काउंटिंग को आने पर। और ये चुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं है। पिछले 15-16 साल में जितने उपचुनाव हुए वो उपचुनाव केवल सीटों के लिए थे, सरकार के उन नतीजों से कोई लेना देना नहीं था। पर ये उपचुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश में सरकार का भविष्य तय करने वाले हैं। लिहाजा कहना होगा कि प्रशासन और चुनाव आयोग के सामने मतगणना को शांतिपूर्ण और पूरी सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। विजय। बिल्कुल सुधीर, रवि, विजेंद्र, नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। बात हम कर रहे हैं काउंटिंग के उस काउंटडाउन की, उस महा काउंटडाउन की जो कि शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं, तो छत्तीसगढ़ की एक मरवाई सीट। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई जरा उस पर बने हुए हैं। जितेंद्र, 8 बजे से मतगणना वहां शुरू होगी। इन दोनों ही पार्टियों की साख का सवाल इसलिए है क्योंकि तीसरी पार्टी अदृश्य हो चुकी थी और उसने साफ तौर पर एक पार्टी को, बीजेपी को, समर्थन भी दे दिया। अब तो जो पार्टी सरकार में है उसके लिए नाक का सवाल है और जो विपक्ष में है उसके लिए साख का सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर कल मरवाही की जनता के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि कल यहाँ का विधायक चुनकर आने वाला है। कल जिस तरह से यहाँ पर मतगणना की तैयारियां जो है निर्वाचन की तरफ से वो पूरी कर ली गई हैं। विशेष तौर पर यहाँ 20 राउंड कल यहाँ पर जो काउंटिंग है, काउंटिंग की प्रक्रिया वो होगी। 17 अलग अलग टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर कल सुबह 7:30 बजे पहले डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू होगी और ठीक 8 बजे यहाँ पर जो ईवीएम है उससे यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कल मरवाही के लिए, मरवाही की जनता के लिए एक बड़ा दिन है। और यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक समीकरण लगातार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा था उसके बाद से लगातार जो समीकरण यहाँ पर बदले हैं उसने चुनाव को निश्चित तौर पर यहाँ पर रोचक बना दिया था। और मरवाही के लिए भी एक बड़ी बात यह थी कि क्योंकि यहाँ पर पहले जोगी कांग्रेस, यहाँ पर जोगी का प्रभाव था, जोगी यहाँ से लगातार विधायक आते रहे थे, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव ये हुआ, बड़ा फेरबदल ये हुआ राजनीतिक तौर पर। अगर बात करें, जोगी परिवार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर इस बार चुनाव में नहीं है। जो सीधी लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जोगी परिवार की जो भूमिका थी उसको यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आखिरी वक्त पर जिस तरह से जोगी परिवार ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया था और जो जोगी कांग्रेस है वो लगातार कांग्रेस से बदला लेने की बात कह रही थी। तो अब जो समीकरण बने थे चुनाव के समय वो ये थे कि भाई कांग्रेस और बीजेपी वो सीधे आमने सामने आ गए थे, लेकिन जोगी परिवार की भी इसमें बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जोगी का अपना एक कैडर वोट यहाँ पर हुआ करता था। जोगी लगातार यहाँ पर बड़े अंतर से, बड़े मतों से यहाँ पर जीतते आ रहे थे। तो इस बार हालांकि अब स्थिति बदली, समीकरण बदला, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने भी अपने पूरी ताकत अगर कहें तो सत्ता का, सरकार का यहाँ पर पूरा ताकत यहाँ पर लगा हुआ था। तमाम संगठन के आला नेता, तमाम मंत्री, 50 से ज़्यादा विधायक यहाँ पर चुनावी रण में मौजूद थे। उन्होंने जी जान लगाकर यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार किया था। खुद सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर 7 से 8 सभाएं ली थी।
तमाम तरह की जो घोषणाएं थी, क्योंकि एक बड़ी घोषणा मरवाही के लिए हुई, वो जिला बनाने को लेकर हुई, उप तहसील की घोषणा हुई। इसके साथ ही लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा के जो विकास कार्य हैं वो यहाँ पर सरकार की तरफ से चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर घोषित किए गए थे। तो इसका कांग्रेस समझती है कि कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि जो मतदान यहाँ पर हुए हैं, लगभग 1,48,986 मतदाताओं ने यहाँ पर अपना मत का प्रयोग किया है। 1,91,000 लगभग मतदाता थे, 78% लगभग यहाँ पर मतदान हुए हैं। और इस बार जो मतदान का प्रतिशत रहा है, निश्चित तौर पर पिछले बार भी लगभग यही मतदान का जो प्रतिशत था लगभग इसी आसपास में था। बढ़ चढ़ कर जो मरवाही की जनता है उन्होंने इस बार मतदान किया है। हालांकि इस बार जो पुरुष मतदाता हैं, पुरुष मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, 79% लगभग पुरुष मतदाताओं ने यहाँ पर मतदान किया है। तो वहीं 76% जो महिला मतदाता हैं उन्होंने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो कल जिस तरह से यहाँ पर काउंटिंग की शुरुआत होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि लगभग 12 बजे तक 1 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट होती दिखेगी कि आखिर यहाँ पर मरवाही का अगला जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेगा, किस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जो मतदाता है उन्होंने वोट किया है। तो कल जैसे ही यहाँ पर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, मरवाही के लिए एक बड़ा दिन रहेगा और यहाँ पर मरवाही में एक ऐसा प्रतिनिधि चुनकर आएगा जिसको मरवाही की जनता चाहती है कि वो मरवाही में जीत कर आए और मरवाही का समुचित यहाँ पर विकास हो। जी विजय। वाकई, और जिस तरह से कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटें जीतना ज़रूरी है और साथ ही साथ 9 सीटें अगर या 8 सीटें बीजेपी जीत जाती है तो वो सरकार में चली जाएंगी। अब ऐसे में बुंदेलखंड की वो 2 सीटें किसकी झोली में जाएंगी, ये तो जनता ने जो तय कर दिया। वो सुबह 8 बजे से उगलना ईवीएम शुरू कर देगी। विजेंद्र, ईवीएम से और बैलेट, जो ईवीएम बैलेट है उसमें अगर आप अंतर करेंगे, उसकी अगर काउंटिंग एक साथ होती है तो लगभग 30 मिनट का समय लगता है। और सबसे पहले बैलेट पेपर की शुरुआत होगी, जो बैलेट से जो वोट आए हैं सुबह 8 बजे उनकी शुरुआत हो जाएगी। अब ऐसे में कितना समय मानकर चलें इन दोनों सीट के लिए, और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ जो कोरोना काल की गाइडलाइन है, क्या इसका पालन वहां होता हुआ दिखेगा? क्योंकि लाख दावे पहले भी किए गए थे, कुछ जगहों पर दिखा, कुछ जगहों पर नहीं दिखा। बेशक आपके सवाल का सटीक जवाब ज़रूर दूंगा विजय, लेकिन जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे, सुधीर को भी सुन रहे थे कि किस तरह से ये ऐतिहासिक उपचुनाव है, मध्य प्रदेश का भविष्य भी तय करने वाला है। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि न सिर्फ मध्य प्रदेश का भविष्य ये उपचुनाव तय करेगा, बल्कि सियासत के मिजाज का भी एक तरह से ट्रेंड जो है वो सेट करने वाला है। ये बार बार चर्चा होगी कि यदि किसी दल विशेष की किसी प्रदेश में सरकार है और उसके असंतुष्ट, बड़ी संख्या में असंतुष्ट दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद असंतुष्टों को अच्छे पदों से नवाजा जाता है। वो विधायक नहीं होते, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया जाता है और आखिरकार चुनाव की समर में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है। उसके बाद हालात क्या बनते हैं? तो ये उपचुनाव न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से ऐतिहासिक है, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव सबसे ज़्यादा तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ ये राजनीति का मिजाज भी ये उपचुनाव तय करने वाला है कि आगे जाकर देश के तमाम राज्यों में किस तरह की राजनीति हो सकती है। अब जहाँ तक आपका सवाल है, तो कोरोना संकट काल में और कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र ऐतिहासिक तैयारियां तो जाहिर सी बात है इस दौरान प्रशासन की ओर से की गई थी, निर्वाचन आयोग की ओर से की गई थी और इस बार भी मतगणना में भी इन तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती ही सुबह 8 बजे से शुरू होनी है। उसके बाद जो कोविड सस्पेक्टेड या कोविड से संक्रमित तमाम जो मतदाता थे उनके वोट्स की काउंटिंग होगी। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से वोटों की गणना शुरू हो जाएगी। कमोवेश ऐसा लगता ज़रूर है कि सुर्खी में, चूँकि सुर्खी सीट की अगर हम बात करते हैं तो 21 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होनी है और चूँकि निर्वाचन आयोग को गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से ही ये मिली थी कि हर राउंड के बाद पहले दावा आपत्तियों का निराकरण करना, उसके बाद ही अगले राउंड की मतगणना को शुरू किया जाना है और हर विधानसभा क्षेत्र की 5-5 ईवीएम में दर्ज वोटों और वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान करना है ताकि बाद में सवाल उठने न पाए, दावा आपत्तियों को लेकर ऐसी कोई बात ना आने पाए। तो इस सब प्रक्रिया को भी अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1-2 बजे के आसपास सुर्खी का भविष्य जो है वो जनता के सामने आ जाएगा। सुर्खी की स्थिति सामने आ जाएगी, जो दावे और वादे दोनों प्रत्याशियों दलों के थे वो भी सामने आ जाएंगे और यही स्थिति लगभग बड़ा मलहरा की है और यही स्थिति लगभग अनूपपुर में भी सामने हम देख सकते हैं। जी जी रवि, आपके इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, सावेर की सीट, जहां दोनों ही प्रत्याशियों ने, क्योंकि चुनाव से पहले और एग्जिट पोल तक बहुत रसाकशी चली, लेकिन इस सीट के बारे में
पूर्णतः खुलकर कोई नहीं कह पा रहा है कि किसकी झोली में है। लेकिन कल 12 बजे से पहले जिस तरह आपने कहा कि जल्दी मतदान के नतीजे हैं, जो है कम राउंड है वहाँ सीधे सामने आ जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं इंदौर और उसके आसपास के इलाके में जो इस काउंटिंग के पहले या बाद में उस स्थिति को भांप कर क्या रिएक्शन देंगे, क्या वो वहाँ कदम उठाएंगे? क्योंकि इंदौर का इलाका बड़ा सेंसिटिव है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल अगर सुरक्षा या चौक चौबंद व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1500 से ज़्यादा का बल जो है, पुलिस बल और जिला पुलिस बल और एसएएफ के जवान और रिजर्व बल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल जो सिक्योरिटी स्तर बनाया गया है, क्योंकि जो चेकिंग पॉइंट है यहाँ पर जिला प्रशासन का, जिला पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सेकेंड जहाँ से एंट्रेंस होगा वहाँ पर एसएएफ के जवान, जो गोवा से एसएएफ का जवान पुलिस बल बुलाया गया है, वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। और तीसरी लेयर यानी कि जहाँ से अंदर एंट्रेंस होगी, जहाँ पर मतगणना होनी है, उस टेबल के अंदर भी एंटर होने के पहले जो भी जनप्रतिनिधियों के निर्धारित किए गए प्रतिनिधि हैं जो काउंटिंग में बैठेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी जो निर्धारित नाम है उनको लिस्ट में देखने के बाद अंदर एंट्री दी जाएगी। और यहाँ पर भी इंदौर जिला पुलिस बल तैनात रहेगा। तो यहाँ पर जो राजपत्रित अधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बताया गया कि 1500 से ज़्यादा का पुलिस बल है फिलहाल वो लगाया जाएगा। और बिल्कुल ये एक साख की सीट भी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसी सिलावट, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, तो अब एक सत्ता की सीख भी इसलिए बन जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले रमेश मेंदलों का यहाँ पर जीत की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर सौंपी गई है तुलसी सिलावट के लिए। तो यहाँ पर ग्रामीण अध्यक्ष से लेकर जो शहरी अध्यक्ष है, सबने पूरी ताकत यहाँ पर उन्हें जिताने के लिए झोंक दी है। लेकिन इस बार जो सांवेर के ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं परिस्थिति जरूर चेंज कर सकती है। लेकिन मतदाता ने अपना मत दे चुके हैं और ईवीएम में वो मत कैद हो चुका है। अब कल चूंकि 8 घंटे की जो 28 राउंड है उसमें वोटिंग होगी और इसमें तय हो जाएगा कि सांवेर की सीट किसकी झोली में जाती है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं वो 3 से 4 घंटे में ही जो है नेहरू स्टेडियम है वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 8 से 9 घंटे की काउंटिंग 28 काउंटिंग के दौरान 9 घंटे का समय लगना है। और ऐसे में 4 घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि पलड़ा किसका भारी है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक भी पहुँच सकते हैं, यहाँ पर बड़े नेता भी पहुँच सकते हैं। तो जिनका लिस्ट में नाम होगा उनको सीधे तौर पर अंदर जाने दिया जाएगा। और चूंकि जनप्रतिनिधि तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ में जो आए उनके जितने भी साथ वाले लोग हैं उन्हें फिलहाल लिस्ट के हिसाब से अंदर जाने दिया जाएगा। जी वाकई रवि, लिस्ट और साथ ही साथ कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन है वहाँ की? क्योंकि इंदौर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, मौतों के आंकड़े भी यहाँ सबसे ज़्यादा आए थे। ऐसे में इंदौर कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से बड़ा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ क्या स्थिति दिख रही है आपको? कलेक्टर ने क्या कहा है? क्योंकि सीधे से आप इस बात को नहीं नकार सकते सिरे से कि वहाँ कोरोना को लेकर लोग कितने दहशत में थे। और अब ऐसे में मतगणना के बाद अब इंदौर जब मशीनें आई हैं, ऐसे में उनकी मतगणना, वहाँ के लोगों का, बाहरी लोगों का भी जुटना आना, लोगों की भीड़ बढ़ना, ये सब होगा वहाँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट सेंटर रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार 500 से ज़्यादा तक भी यहाँ पर संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में इस समय पे जब मतगणना होनी है, ऐसे में गाइडलाइंस को पालन को लेकर अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर ने साफ कहा है कि जो मतगणना स्थल है वहाँ पर किसी प्रकार से भी भीड़ एकत्रित ना हो। चुनाव स्थल के बाहर भी अगर लोग खड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि मतगणना स्थल के बाहर किसी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा होने नहीं जाएगा। यहाँ पर जिला पुलिस बल लगाया जाएगा और तकरीबन 100 मीटर दूरी तक यहाँ पर जो है 100 से 200 मीटर की दूरी तक है यहाँ पर मतगणना स्थल के आसपास भी कोई खड़े रह नहीं सकता है। अंदर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहले 28 राउंड में काउंटिंग होना है, चूंकि ये सिर्फ सांवेर विधानसभा सीट की ये काउंटिंग है, तो ऐसे में ये एक ही हॉल के अंदर ये हो सकता था। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल इसे 2 पार्टीशन में बांटा गया है। जो मतगणना कर्मचारी रहेंगे और साथ में जो जनप्रतिनिधियों के जो प्रतिनिधि हैं जो ये काउंटिंग को देखेंगे और उसे नियम अनुसार उन्हें हर राउंड में उसे प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे। उनके लिए भी एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक नियमित तरीके से एक डिस्टेंस बनाई गई है कि और सारे गाइडलाइंस का पालन करना है। वहाँ पर मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है, हैंड ग्लव्स अनिवार्य रूप से पहनना है और सभी अधिकारियों को ये सूचित किया गया है कि समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का जो उपयोग है ईवीएम को लाने से लेकर उन्हें टेबल पर तक रखने तक, जितनी भी बार जनप्रतिनिधि के साथ साथ जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी जाएंगे
और स्ट्रांग रूम से लेकर जो काउंटिंग टेबल है वहाँ तक लाएंगे, हर बार उन्हें अपने हाथ सैनिटाइज करना पड़ेंगे। तो कोरोना संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है, उन सभी नियमों का पालन यहाँ पर करना होगा। अंदर की अगर बात की जाए तो मीडिया को लेकर जो स्पेस बनाया गया है, उस स्पेस में ही मीडिया को रहना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को लेकर जितने भी गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जी सुधीर के पास चलते हैं, जरा सुधीर से समझने की कोशिश करते हैं। सुधीर, लगातार पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूँगा जो शायद काउंटिंग से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इस कवरेज से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि जब ये काउंटिंग चल रही होगी और धीरे धीरे नतीजे सामने आएंगे तो एक टीम ये भी लग गई है कि किन नेताओं को किधर भेजना है, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग हमारे नेताओं को फ़ोन कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि उनके नेताओं के लोग, उनके बड़े नेता हमारे पार्टी के लोग को फ़ोन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये होटल खेला जाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल विजय, इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की ओर से बड़े नेताओं को दी गई है। काउंटिंग की जिम्मेदारी, काउंटिंग पर तो निगाह रखनी है, पर लेकिन अपने उन विधायकों पर भी निगाह रखनी है जो पहले ही चुनाव जीतकर आ चुके हैं और इस समय जो है कांग्रेस और बीजेपी के पाले में है। लिहाजा एक दूसरे के विधायकों से बातचीत या संपर्क करने के आरोप जो है वो भी इस चुनाव के दौरान लगे थे और हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर ये आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं पर जब बीएसपी एसपी निर्दलीय विधायकों से प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया था तो खरीद फरोख्त के आरोप जो है एक बार फिर से बोली लगाने के आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से लगाए गए थे। लिहाजा काउंटिंग के साथ साथ जैसे जैसे परिणाम सामने निकल कर आएंगे, अगर नेक टू नेक स्थिति बनती है या फिर सरकार बनाने की संभावनाएं दिखाई देती है या फिर कुछ मार्जिन कम रहता है और लगता है कि अगर कुछ इस्तीफे दिलाकर, जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर मार्च में घटनाक्रम हुए थे, अगर कुछ इस्तीफे दिलाकर सरकार बनाई जा सकती है तो निश्चित तौर पर जोड़ तोड़ और एक दूसरे के पाले में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की जाएगी। लिहाजा कल से ही ये पूरी एक्सरसाइज की जाएगी कि अपने विधायकों को सुरक्षित रखते हुए मतगणना पर पूरी निगाह रखी जाए। लिहाजा सभी नेता, चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, एक साथ एकजुट होकर न केवल मतगणना पर निगाह रखेंगे बल्कि अपने विधायकों से भी संपर्क साधेंगे। और खासकर अगर बात करें जिन लोगों को चुनाव में प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने चुनाव के प्रभार वाली विधानसभा की मतगणना को लेकर भी बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता है या फिर जो काउंटिंग एजेंट हैं उनसे सीधे संपर्क कर काउंटिंग को कम से कम प्रभावित ना हो, इस बारे में जरूर एक संपर्क बनाकर रखा जाए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों मौजूद रहेंगे। अपने विधायकों को साथ में रखा जाएगा, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मतगणना को लेकर भी पल पल की जानकारी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ली जाएगी। वहीं पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर कंट्रोल रूम बीजेपी ने बनाया है। यहाँ पर सुबह से ही जो जानकारी अब तक निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत के अलावा जिन नेताओं को चुनाव में प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी या जिन नेताओं को विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह इसी कंट्रोल रूम से फोन के माध्यम से करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है किसी भी नेता को मौके पर जाने की या फिर विधायकों से संपर्क करने की, तो यहाँ पर बड़े नेताओं की इजाजत के बाद या उनके निर्देश के बाद में आगे जो भी काम करना होगा वो किया जाएगा। इसके बाद यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा सुधीर, लेकिन नासिर, विजेंद्र और सुधीर आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा और जितेंद्र आपसे भी, क्योंकि बाकी सीटों पर भी आप लोग गए हैं, बहुत करीब से उसे समझने की कोशिश की है। नासिर ने कई सभाएं कवर की हैं। सवाल ये कि पर्सनल अनुभव क्या रहे, और एक बहुत बड़ी बात जो कि विजेंद्र आपने यहाँ रखी थी, सुधीर की बात का भी समर्थन किया था, क्योंकि इसके बाद एक राजनीतिक ट्रेंड सेट हो जाएगा। 20 लाख से ज्यादा युवा थे इस बार इन चुनाव में जिन्होंने वोट किया है, और पार्टियों के लिए भी एक नई लाइन शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती रही, वी डी शर्मा ने भी कल कहा था कि हमारे लिए प्लान ए बी सी डी कुछ नहीं है, हमारे लिए हर प्लान ए हर प्लान बी है। लेकिन इसके बाद राजनीति किधर जाएगी, ये चुनाव परिणाम राजनीति को किधर लेकर जाएंगे, और आगे जो युवा आएंगे वो क्या ट्रेंड सेट करेंगे। अगर जीते तो ठीक, नहीं जीते तो किसी की सरकार गिरा दें क्या, इस पर भी बातचीत करेंगे। नासिर के पास मैं चलता हूं। नासिर, व्यक्तिगत अनुभव की मैं बात करूंगा, वो इसलिए क्योंकि हर एक सीट पर आपने पहुंचने की कोशिश की है, उस इलाके में जहां जहां भी आप सभाएं कवर करने गए हैं, लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, मन टटोलने की कोशिश की है। इस कोरोना काल के बाद जब ये एक बड़ा उपचुनाव हुआ जो मध्य प्रदेश की राजनीति का एक नया ट्रेंड भी सेट करेगा, सरकार किसकी होगी ये भी बताएगा, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश हम आपसे करेंगे कि कोरोना काल में इस इलाके से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। जब कोरोना काल से पहले यहाँ पलायन हुआ था, जब लोग वापस आए तो हमें पता चला कि ज़्यादा लोग यहीं के थे, यहीं से वापस मजदूर लौटे हैं। उसके बावजूद उसी मात्रा में मतदान होना जो पिछली बार हुआ था, उसी प्रतिशत में मतदान होना, अब ये समझ नहीं आ रहा है किसी को भी। तमाम राजनीतिक पंडित अपना अपना खेला खेल रहे हैं कि उसने वोट किया होगा, इसने नहीं किया होगा, एग्जिट पोल के हिसाब से भी वो अपना दिमाग लगा रहे हैं।
लेकिन वोट कहाँ गया है, किसकी तरफ गया है, ये तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सुबह जब ईवीएम वोट उगलेगी तभी समझ में आएगा। लेकिन एक ट्रेंड तो सेट हुआ है, एक तरीका तो समझ में आया है और युवाओं को भी समझ में आया है। आप भी सभाओं में गए हैं, क्या देखा इस उपचुनाव में, क्या समझा और क्या वाकई अब एक नए तरह की पत्रकारिता भी शुरू करनी पड़ेगी क्या इस तरह के उपचुनाव के लिए? देखिए विजय, जैसा कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, ऐसे में हर एक विधानसभा सीट पर हम पहुंचे और जानने की कोशिश भी की है। तो उस दौरान ये बात सामने ज़रूर आई है कि लोग नहीं चाहते थे कि उन्हें उपचुनाव का, क्योंकि उन्हें जो सरकार चुनी थी उन्होंने 5 साल के लिए चुनी थी, लेकिन एक तरफा फिर से दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो घोषक थे। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस ने एक अपना ये डायलॉग डिलीवरी जो करने की कोशिश करी कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत ज़्यादा विधानसभाओं पर देखने को मिला, लोगों के जहन में भी बैठा, क्योंकि बीजेपी ने लगातार इसका काउंटर नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए इस काउंटिंग के दौरान बन सकता है। जो रिजल्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा बीजेपी को ग्वालियर चंबल संभाग से ही है। जिस तरह का जो हमने जो ट्रेंड देखा है, भले ही एग्जिट पोल कुछ बता रहे हों, लेकिन जो नतीजे हैं शायद वो एग्जिट पोल से मिलते जुलते भी नहीं आएंगे। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े जो नेता हैं जिनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, उन्होंने इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। साथ ही शब्दों की मर्यादा भी है, कहीं ना कहीं वो तार होती नजर आई, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। लेकिन हालांकि समय समय पर सबने अपनी अपनी सफाई पेश करी, लेकिन जो लोगों के जो मन में सेट हो गया था उसमें यह था कि एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से गिराने का काम किया, और जिस तरह से जो एक ट्रेंड है, आज जो विधायक है, कोई भी एक सरपंच है वो अपना पद नहीं त्याग सकता केवल विकास के लिए, लेकिन मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए इन लोगों ने अपने पद को त्याग किया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोई बड़ी वजह रही होगी, ये एक लोगों के मन में सेट था। लेकिन अब ईवीएम क्या नतीजे देती है, किस तरह के, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो लोग अभी इस चुनाव के मूड में नहीं थे, क्योंकि कोरोना के दौर में भी ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लगभग 10,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग से, ये बहुत बड़ा रेशो है। और उसको चलते लगातार हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर की गई। हाईकोर्ट ने भी तरह तरह के डायरेक्शन दिए, बाकायदा सभाओं को अनुमति के बगैर प्रतिबंधित दिया गया। क्या अगर अनुमति होगी तभी सभा की जा सकती, नहीं तो प्रतिबंधित है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना की गाइडलाइन का सब राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबने धज्जियां उड़ाई। इसका मैसेज भी लोगों के तक बहुत गंदा गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में ईवीएम किस तरह के नतीजे हैं, किसके फेवर में देती है, क्या देता है, क्या लोगों के मन में क्या था, वो किस तरह से उन्होंने अपनी उपस्थिति ईवीएम के जरिए इस चुनाव में दर्ज कराई है। जी, जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, इस इलाके में पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन कैसे हुए ये भी आपने देखे हैं। लेकिन ये उपचुनाव वाकई कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बाकी जो एक उपचुनाव हुआ था, जहां कांड हुआ था, उसके बाद ये उपचुनाव उसी तरह का था। उस उपचुनाव में आपने क्या देखा, क्या समझ आया आपको कि वाकई ये ट्रेंड था या ये ट्रेंड नहीं था? क्योंकि दोनों ही तरफ से काफ़ी कोशिश की गई थी, तीसरी पार्टी बिल्कुल अपने हथियार डाल चुकी थी, या फिर ये कहें कि असहाय महसूस कर रही थी अपने आप को। देखिए विजय, निश्चित तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथियों ने बताया कि जनता जो है वो उपचुनाव के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार अगर किसी प्रतिनिधि को चुन लिया है तो वो चाहती है कि एक सरकार जो हो वो स्थिर सरकार हो, और 5 साल जो प्रतिनिधि उन्होंने चुना है वो पूरे 5 साल काम करे। लेकिन ठीक है, परिस्थितियां बदलती है। यहाँ जिस तरह से स्वर्गीय अजीत जोगी जी का निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुआ था, उसके बाद उपचुनाव कराना भी यहाँ पर आवश्यक था, और उसी कड़ी में यहाँ पर उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। हालांकि जो मतदाता हैं, मतदाताओं का ये मानना है कि जो प्रतिनिधि चुनकर आता है, क्योंकि मतदाताओं की ये सोच रहती है कि वो ऐसे प्रत्याशी को चुनकर आएँ जो अब उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास करे, उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करिए। तो पिछली बार जरूर उन्होंने यहाँ पर अजीत जोगी जी को चुना था, लेकिन स्थितियाँ बदली, उनका निधन हुआ। उसके बाद अब जो स्थिति थी, क्योंकि मतदाता को चाहिए कि क्योंकि इससे प्रभावित हुआ 6 महीना लगभग यहाँ पर जो कामकाज था, ये सीट जिस तरह खाली हुई है उस सीट से एक व्यक्ति जीतकर सीधे विधानसभा पहुंचता है, सीएम भी बनता है, फिर उसी के वंशज जब इस पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो यहाँ से टिकट तक तो क्या वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। सवाल ये है कि एक ट्रेंड जब आपने सेट किया, आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ी, उसके बाद अब आप स्थिति में आ गए, ऐसी स्थिति में चले गए कि आप चुनाव तक नहीं लड़ पा रहे हैं।
निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर अगर कहें तो बदलाव यहाँ पर मरवाही में हुआ है, क्योंकि अजीत जोगी सन 2003 से अगर बात करें तो लगातार वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। जोगी परिवार का ही यहाँ पर विधायक रहा, एक बार केवल यहाँ पर अमित जोगी विधायक रहे हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पर चुनाव हुए अजीत जोगी यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं। हालांकि पिछले बार ये जरूर था, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, नई पार्टी से वो चुनाव लड़े और इस बार भी जो मरवाही की जनता मानकर चल रही थी कि अजीत जोगी परिवार से कोई ना कोई यहाँ पर चुनाव में जरूर खड़ा होगा। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदले, जो जाति का मामला था फिर एक बार चुनाव आते के साथ गरमाया और उनकी जाति को लेकर जो सवाल जो पहले खड़े होते थे वो सवाल फिर से खड़े होने लगे और स्थिति परिस्थिति ये बनी कि आखिर वक्त में उनका जो नामांकन था वो निरस्त हो गया और जोगी परिवार जो कि माना जाता था मरवाही जोगी का गढ़ है, जोगी परिवार का गढ़ है और जोगी के बिना अगर मरवाही के चुनाव का अगर बात करें तो वो यहाँ पर अधूरी है। लेकिन इसके उलट हुआ, जोगी परिवार का जो नामांकन था वहाँ पर निरस्त हुआ और जो चुनाव भी संपन्न हुआ वो बिना जोगी के संपन्न यहाँ पर हुआ। क्योंकि मरवाही की क्षेत्र की अगर बात करें तो लंबे समय से अजीत जोगी यहाँ पर चुनाव, और जब पहली बार उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था तब कांग्रेस की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद से वो लगातार यहाँ पर कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़ते आ रहे थे। लेकिन लगातार विधायक यहाँ पर जीतने के बाद जो उनकी व्यक्तिगत छवि जो यहाँ पर मरवाही में बनी थी, मरवाही की जनता ने उनको जो स्वीकारा था और खुद अजीत जोगी की जो स्वीकार्यता मरवाही में थी वो निश्चित तौर पर यहाँ पर मरवाही की जनता के लिए बड़ी थी और मरवाही की जनता की अगर बात करें तो वो जोगी के बिना यहाँ पर अधूरी थी। लेकिन अब जो यहाँ पर फ्रेम सेट हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अजीत जोगी यहाँ पर चुनाव उनका निधन हुआ और उसके बाद जो अब चुनाव हुए इसमें जोगी परिवार जिस तरह से चुनाव से बाहर हुआ तो ये जो लड़ाई थी सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में गई। लेकिन इसके बाद भी जोगी परिवार जो था वो चुनाव से बाहर होते हुए भी बाहर नहीं था, क्योंकि जोगी परिवार के जो वोट हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कद यहाँ पर जोगी का रहा है, तो जोगी परिवार के जो वोट हैं निश्चित तौर पर जोगी परिवार भी ये चाहता था कि अजीत जोगी के निधन के बाद उनके परिवार ये तस्वीर अब किधर जाती है, कल क्या होता है, ये पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी। भोपाल से सुधीर हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया सुधीर। नासिर, रवि, विजेंद्र और जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।